हेलो। आज हम पढ़ेंगे राजनीति व्यवस्था टॉपिक है RS आडा सर की बुक से। व्यवस्था विश्लेषण में इसका सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि व्यवस्था विश्लेषण किसी भी व्यवस्था का पूर्ण रूप से उसकी पूर्णता में विवेचन करता है, व्यवस्था का पूर्ण रूप से राजनीतिक व्यवस्था का उसका अध्ययन करना। तो इसका उद्भव सबसे पहले कहाँ पे हुआ? प्राकृतिक विज्ञानों विशेषकर जीव विज्ञान में लुडविग वॉन बर्टन लाफी द्वारा 1920 में जनरल सिस्टम में इसका किया गया। फिर समाज विज्ञान में इमाइल दुर्खिम, AR रेडक्लिफ ब्राउन और ब्रोनिस्ला मेलिनोवस्की द्वारा इसका किया गया। फिर उसके बाद में राजनीतिक विज्ञान में सबसे पहले राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र में डेविड ईस्टन के द्वारा और ग्रेबिन आलमंड के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र में मार्टिन कापलान के द्वारा। ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था के विश्लेषण में निवेश निर्गत प्रतिमान को प्रस्तुत किया है और डायस ने विश्लेषित किया कि किस प्रकार कोई व्यवस्था सूचना को परिचालित करती है और सूचना कैसे किसी विशेष संचार साधन से जोड़ती है, दूर करती है। देखो डायस से मैंने इसका ट्रिक बनाया, जैसे डायल करते तो डायल, फ़ोन डायल करते तो फ़ोन में हेलो पूछते हैं, सूचना पूछते हैं, तो वो डायल से आप व्यवस्था सूचना को परिचालित करती है। इस प्रकार इसको समझ सकते हैं। फिर आमंड ने व्यवस्था विश्लेषण को संरचनात्मक, कार्यात्मक विश्लेषण और राजनीतिक विकास से जोड़कर तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन किया। आमंड का अपन राजनीति संरचनात्मक, कार्यात्मक का अध्ययन पढ़ते हैं, तो उसके अंतर्गत इसका हो गया। कापलान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खेल सिद्धांत के माध्यम से व्यवस्था सिद्धांत का समझाने का प्रयोग किया है। कैपलान का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कौन सा? खेल सिद्धांत के माध्यम से। फिर नॉर्वर्ड वीनर ने किसके माध्यम से बताया? पुनर्निवेशन यानी कि फीडबैक के जरिए साइबरनेटिक्स के उदाहरण। तो वीनर की साइबरनेटिक्स के उदाहरण है राजनीति प्रणाली में सरकारी संचालनों को वैधता देने के लिए एक प्रतिमान हो सकती है। तो वीनर का किसा? साइबरनेटिक्स ने। रोनाल्ड चिकलोट ने व्यवस्था सिद्धांत के साहित्य में 3 प्रमुख प्रवृत्तियों की पहचान की है। कौन कौन सी होगी? डेविड ईस्टन और उसके प्रभावित विद्वानों का व्यवस्था सिद्धांत जो प्रवृत्ति अभिमुखीकरण गैर ऐतिहासिक किसी कभी कोई महासिद्धांत कहा जाता है, निकल कर बन गया है। मार्टिन कैपलान, डायस, हर्बर्ट स्पिरो आदि ईस्टन से प्रभावित थे। इन्होंने चिकलोट ने 3 प्रवृत्तियां बताई है, जिसमें पहला तो हो गया डेविड ईस्टन के, तो कि जिन्होंने ये प्रभावित किया, जो किसके माध्यम से? प्राकृतिक विज्ञान से निकले हैं ये सारे। तो डेविड ईस्टन का हो गया, जिसको महान सिद्धांत बोलते हैं। मार्टिन कापलान, डायन और हर्बर्ट स्पिरो। फिर संरचनात्मक प्रकार्यवाद, जिसका प्रभाव गैर ऐतिहासिक तथा मानव मध्यम स्तर के विश्लेषण की ओर है, जो 2 शैक्षिक परंपराओं से बढ़ी, जैसे मेलिनोवस्की, ब्राउन, पार्सन्स की परंपरा, आर्थर बेंटले, डेविड ट्रूमन की परंपरा। अब ये संरचना प्रकार्यवाद, इसके काम को कैसे किया गया? इन्होंने तो व्यवस्था सिद्धांत दिया। संरचनात्मक मेलिनोवस्की ने, ब्राउन और पार्सन्स की परंपरा है। दूसरा है कि आर्थर बेंटले, इन्होंने कार्य किया है, प्रक्रिया की है। डेविड ट्रूमन की कार्य परंपरा। ये दोनों परंपराएं आमंड के योगदान के मिश्रित हो जाती है। तीसरी प्रवृत्ति मार्क्सवादी समीक्षा तथा व्यवस्था सिद्धांत की पुनर्व्याख्या, यह लोक नीति के मुद्दे को उठाती है। ठीक। फिर राजनीतिक व्यवस्था का अभिप्राय क्या? डहल ने क्या बोला है? ये राजनीतिक व्यवस्था मानव संबंधों का अस्थायी स्वरूप है, जिसमें शक्ति, नियम और सत्ता महत्वपूर्ण मात्रा में अंतर्ग्रस्त हो। यानी डहल यानी कि डन होना किसके अंदर होना? मानव संबंधों का व्यवस्था के अंतर्गत शामिल होना, शक्ति, नियम और सत्ता। डेविड ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था के 3 संगठन बताए। राजनीतिक व्यवस्था नीतियों के माध्यम से मूल्यों का आवंटन करती है। किसका करती है? नीतियों के माध्यम से मूल्यों का आवंटन करती है। इसका आवंटन प्राधिकारिक होता है, प्राधिकारी ऑथोरिटी होते हैं, ऑथोरिटी के द्वारा होता है। तीसरा आधिकारिक आवंटन समाज पर बाह्य रूप से लागू होता है। किसके माध्यम से होता है? बाह्य रूप के माध्यम से होता है, क्योंकि बाह्य रूप यानी सत्ता वत्ता, ये सब चीज़ें। मैक्स वेबर, कोई भी राजनीतिक व्यवस्था एक ऐसे मानवीय समुदाय में होती है जो निश्चित क्षेत्र में भौतिक शक्ति के कानूनी उपयोग, यानी कि भौतिक शक्ति के कानूनी उपयोग की वर्ड याद रखिए, कि अपने एकाधिकार का दावा करता है। आमंड के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था प्रत्येक स्वतंत्र समाज के कार्यों की वह व्यवस्था जो कम या अधिक उचित जोर जबरदस्ती के उपयोग या उपयोग के डर के माध्यम से समाज को संयुक्त और सहनशील बनने का कार्य करती है। तो आमंड ने बोला कार्यों की व्यवस्था है, जो प्रकार्यवाद आमंड का है, तो कार्यों की व्यवस्था है जो समाज को संयुक्त और सहनशील बनाने का कार्य करती है। आमंड प्राधिकार में वैधानिक भौतिक दबाव के कारण भी जोड़ देता है। इस व्यवस्था में संतुलन और सहनशीलता होमोस्टेटिक स्थिति कहलाती है, यानी कि होम्योस्टेटिक मतलब एक समान स्थिति। प्राधिकार में वैधानिक भौतिक दबाव के कारण प्राधिकार होगा तो सबको जोड़ के रखेगा।
और फिर आया कि इसकी विशेषताएं क्या होगी। आमंड के अनुसार राजनीतिक व्यवस्थाओं की सार्वभौमिकता हर जगह होती है। संरचनाओं की सार्वभौमिकता होती है, कार्यों की भी सार्वभौमिकता होती है। संरचना की बहुकार्यता, यानी कि जिस संरचनाएं उन संरचना में अलग अलग कार्य होते हैं तो बहुकार्यात्मक होगी। राजनीति सांस्कृतिक दृष्टि से मिश्रित रूप, सांस्कृतिक दृष्टि से कैसा होगा, मिश्रित रूप। ईस्टर्न का व्यवस्था सिद्धांत किसके बारे में बात करता है। ईस्टर्न ने क्या किया, निवेश निर्गत प्रतिमान प्रस्तुत किया। ठीक है, सन 1953 में प्रकाशित इनकी पुस्तक थी द पॉलिटिकल सिस्टम में ईस्टर्न ने एक सामान्य सिद्धांत के प्रतिपादन का विचार दिया। 1965 में प्रकाशित दूसरी पुस्तक कौन सी थी, ए फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस में उसने उन प्रमुख वर्गों की स्थापना का विचार प्रस्तुत किया जो सामान्य सिद्धांतों के निर्माण के लिए आधारक हो सकते थे। 1965 में पॉलिटिकल मतलब पहले तो पॉलिटिकल सिस्टम बनाया, फिर उसका फ्रेमवर्क बनाया पॉलिटिकल एनालिसिस करने के लिए। तीसरे में उन्होंने क्या किया, उसका 1960 में प्रकाशित अपनी तीसरी पुस्तक है सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, उसको पॉलिटिकल लाइफ से जोड़ दिया सिस्टम को और एनालिसिस करते हुए। में उसने सिद्धांत निर्माण संबंधी अवधारणात्मक संरचना का व्यवहार में प्रयोग करके राजनीति और समाज की अंतरक्रियात्मकता के अनुभवी विश्लेषण को व्यवहारिक रूपरेखा प्रदान करने का गंभीर प्रयास किया। पहले वाले में सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम दिया, दूसरा फ्रेमवर्क बनाया पॉलिटिकल एनालिसिस करने के लिए जो इसमें वर्गों का अध्ययन किया। तीसरे में क्या किया, सिस्टम एनालिसिस किसका किया, पॉलिटिकल लाइफ का, प्रक्रिया को उन्होंने समझाया। इन्होंने किस चीज़ को दिया, व्यवस्थात्मक सात तत्वों को प्रधान स्थान दिया। ईस्टर्न के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था अंतःक्रियाओं का ऐसा समूह जिसके अंतर्गत मांगों को निर्गत में बदला जाता है। क्या होता है, मांग आती है तो उसको निर्गत में बदला जाता है। इसको इन्होंने क्या बोला, राजनीतिक व्यवस्था क्या, मानवीय संबंधों के सतत प्रतिमान का नाम दिया है। इन्होंने क्या किया, राज्य शब्द को संकीर्ण और अपर्याप्त माना, इसलिए उन्होंने क्या नाम दे दिया, राजनीतिक व्यवस्था के शब्द का प्रयोग का सुझाव दिया। उनका मत है कि राजनीतिक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो पूरी सामाजिक व्यवस्था का एक हिस्सा है जिसे विश्लेषण एवं शोध के लिए अस्थायी तौर पर अलग किया जाता है। एक व्यवस्था है क्या है, पूरी एक सामाजिक व्यवस्था की व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था की एक उपव्यवस्था के रूप में जिसमें शोध के लिए समाज से उसको अलग कर दिया जाता है। इसने बोला कि राजनीतिक व्यवस्था के तीन प्रमुख तत्व कौन कौन से, नीति, सत्ता या प्राधिकार और समाज, जिससे व्यवस्था प्रभावित होती है और जिसको प्रभावित करती है। नीति क्या होगी, नीति नीतियों का निर्माण, नीतियाँ मूल्यों का आवंटन करती है। प्राधिकार क्या करता है, नीतियों के क्रियान्वयन के पालन के वैधानिक माध्यम है। समाज क्या, समाज के हित के लिए बनाई जाती है। फिर प्रमुख अवधारणा है ईस्टर्न की है कि प्रमुख वेस्टर्न में मूल इकाई अंतःक्रिया है। अंतःक्रियाओं के सेट में ईस्टर्न ने चार महत्वपूर्ण अवधारणा निकलती है, व्यवस्था होनी चाहिए, पर्यावरण होना चाहिए, अनुक्रिया और प्रतिसंभरण पुनर्वेशन। व्यवस्था किसी भी व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत समूहों तथा संगठनों के अध्ययन पैरा पॉलिटिकल सिस्टम शीर्षक के अंतर्गत करता है। किसमें करता है, पैरा पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। व्यवस्था के रूप में राजनीतिक अध्ययन करके ईस्टर्न ने राजनीतिक विज्ञान को परंपरागत, कानूनी, संस्थात्मक और अनौपचारिक प्रतिबंधों से मुक्त किया। कैसे किया, पुराने जितने भी थे उन सबको उन्होंने हटा दिया। फिर उनकी व्यवस्था संबंधी अवधारणा के समन्वयात्मक, जैसे मूल्य, संस्कृति, सत्ता, शासन, क्रियान्वयन, इन सबको उन्होंने उनके अंतर्गत शामिल किया। फिर पर्यावरण हो गया। पर्यावरण में क्या बोले, ईस्टर्न की राजनीतिक व्यवस्था में समस्त निवेश और निर्गत तत्वों की क्रियाओं का आधार क्या, पर्यावरण है। राजनीतिक व्यवस्थागत पर्यावरण सपरिवृत है जो व्यवस्था को चारों ओर से घेरे रखता है और व्यवस्था के राजनीतिक जीवन और उसकी क्रियाओं पर निरंतर प्रभाव डालता रहता है। और राजनीतिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है मुक्त वातावरण होने के नाते वह पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया करने की क्षमता रखे, विघ्नों का सामना करे और परिस्थिति प्रति अपने को अनुकूल बनाए रखे। पर्यावरण यह इंपॉर्टेंट आ गया। पर्यावरण दो प्रकार के हो सकते हैं, कौन कौन से, समाज बाह्य और समानांतर। यानी कि समाज प्रथम में जैसे समाज के बाहर, यानी कि समाज के बाहर कौन कौन से हो गए, संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, अंतर्राष्ट्रीय पारिस्थितिक व्यवस्था हो गई। दूसरे में व्यक्तिपरक हो गया, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राणी शास्त्र, जनसंख्यात्मक व्यवस्थाएं। अनुक्रियाएं कौन कौन सी होगी, फिर अनुक्रिया यानी प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था अपने पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया करती है, वह अपने प्रति आने वाले संकटों, दबाव आदि का सामना करती है।
दबाव एक खतरा है जो मतलब जिससे व्यवस्था का अनिवार्य यानी कि इसको अनुक्रिया यानी कि व्यवस्था के अंदर जितनी चीज़ आएगी तो उसकी प्रतिक्रिया करेगी, उस चीज़ को उन्होंने बोला अनुक्रिया। व्यवस्थादार दबावों प्रभावों का सामना करने वाली अनुक्रिया कौन कौन सी होगी? इनपुट और आउटपुट कहलाती है। निवेश, इनपुट में क्या क्या चीज़ें आई? व्यवस्था की ओर आने वाली सामग्री यानी कि व्यवस्था के अंतर्गत आती है चीज़ें, तो वो कौन सी होगी? निवेश। और इसी के साथ में क्या होगी? निवेश किसमें? समाज से भी आता है, पर्यावरण से आता है जिसको, और एक और होता है विदिन इनपुट्स, ये भी किसके अंतर्गत होता है? जहाँ अन्य निवेश, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक संरचना आदि प्रभावित होते हैं, वहीं विदिन इनपुट्स व्यवस्था के भीतर राजनीतिक भूमिका निभाने में अनुभवी और सक्रिय लोगों के माध्यम से आते हैं। यानी राजनीतिक दल हो गए, दबाव समूह हो गए, उस व्यवस्था के खुद ही भाग है, इसलिए उनको विदिन इनपुट्स कहते हैं। फिर निवेश दो प्रकार के होते हैं, कौन से हो गए? मांगे और समर्थन। मांगे क्या होगी? मन की अभिव्यक्ति, जिसमें कई प्रकार के होते हैं, संकीर्ण, विशिष्ट और सामान्य। और मांगे व्यवस्था पर दबाव डालती, बहुत सारी मांगे आएगी तो व्यवस्था चरमरा जाएगी, तो अधिक मांगों से व्यवस्था पर अतिभार पड़ता है। मांगों का स्वरूप जनहित और स्वार्थित दोनों प्रकार का हो सकता है। फिर आएगी फिर ये तनाव और दबाव के समय प्रबंधन अतिरिक्त आवश्यक है। और उसके बाद यहाँ एक टॉपिक है कि नियमन की संरचनात्मक यांत्रिकी। मांगों के नियमन के लिए एक 4 सूत्री संरचनात्मक यांत्रिकी बनाते हैं। यानी मांगों को मांग आती है तो वैसा उसको नियमन यानी रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रण लगाने के लिए क्या करते हैं? व्यवस्थित रूप दिया है। तो उसमें सबसे पहला उन्होंने क्या दिया है? द्वार रक्षक यानी गेट कीपर की संज्ञा दी है, जो उदाहरणों के राजनीतिक दल हो गया। बहुत सी मांगों को सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों और आदर्शों के नाम पर व्यवस्था सीमा में प्रवेश पर रोका जा सकता है। यानी एक तो द्वार रक्षक होते हैं जो राजनीतिक दल होते हैं, दूसरे होते हैं राजनीतिक सांस्कृतिक आदर्श होते हैं, वो रोक देते हैं, तीसरे संचार माध्यम के माध्यम से, चौथा होता है रिडक्शन प्रोसेस के माध्यम से रूपांतरण को सरल कर देते हैं, किसी और चीज़ के साथ मर्ज कर देते हैं, मांग को किसी और मांग के साथ में समावेश कर देते हैं। फिर समर्थन, मांगों के साथ में समर्थन होना चाहिए जो राजनीतिक व्यवस्था को पर्यावरण से जोड़ती है। वो क्या करती है? समर्थन मांगों की औचित्यता और अपरिहार्यता की पहचान है। जितना भी पर्यावरण से समर्थन मिलता है वो व्यवस्था के अस्तित्व में लंबे समय तक कायम रखता है। और इस समर्थन के 2 उद्देश्य होते हैं, विशिष्ट और समग्र और संपूर्ण। शासन में समर्थन मूल्यों जैसे स्वतंत्रता, समानता आदि मानक जैसे सत्ताधारी को व्यवहार संरचना जैसी संसदीय अध्यक्ष आदि होते हैं। ईस्टर्न ने बोला है कि राजनीतिक स्थिति को उन्नत व अवरुद्ध करने वाली क्रिया अनुस्थापन के लिए प्रयुक्त ऊर्जा को समर्थन करते हैं। निर्गत यानी कि आउटपुट हो गए, उत्पादित वस्तुएं जो निवेश के रूपांतरण के बाद में प्राप्त होती है। निवेश का परिणाम ही पर्यावरण में नए विनिवेशों के लिए जमीन तैयार करता है। तो यहाँ ये निर्गत में कौन कौन से यानी आउटपुट क्या करने के लिए? आधिकारिक और सहयोगी, ये इंपॉर्टेंट है। आधिकारिक निर्णय में नियम निर्माण हो गए, नियम क्रियान्वयन और नियम अधीन निर्णय, ये 3 हो गए। जबकि नीति, सहमति, आश्वासन, ये कौन से हो गए? सहयोगी निर्गत। फिर अंत में इनका है ईस्टर्न का लास्ट में है कि प्रति संवरण पास। ये क्या होता है? सदस्यों को आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। यानी कि जितनी भी मांग आई है वो समाज में वापस जाती है, उससे पता लगता है कि व्यवस्था सही ढंग से काम कर रही है नहीं कर रही है। जितने भी उन्होंने निर्गत आउटपुट किए हैं वो समाज के अनुकूल है या नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? फीडबैक लूप, पुनर्निवेशन चक्र। इससे ही क्या व्यवस्था क्या होता है? प्रवाह प्रतिमान बना रहता है। ईस्टर्न अपने इस प्रतिमान को क्या कहते हैं? ब्लैक बॉक्स मॉडल कहते हैं, क्योंकि जिसमें निवेश निर्गत में कैसे परिवर्तन होता है या बदलता है, इसके अंदर की रूपांतरण प्रक्रिया क्या है, किसी को जानकारी नहीं दिखती, इसलिए बोलते हैं इसको ब्लैक बॉक्स मॉडल। ओके।